नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं और हॉर्टिकल्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमने इसकी पहले 2 क्लास ले ली है और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हमने जो टॉपिक चुना है वो उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने आगे की है जो डिजीज़ है उनके बारे में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको हमने थोड़ा डिटेल में किया है। डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि आजकल जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ऐसे पर्सन थोड़े से उच्च लेवल के पूछे जाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको दूसरी किताब या दूसरे चीज़ें ना पढ़नी ज़्यादा पड़े। हम डिटेल से करवा देंगे, डिटेल से हो जाएगा तो फिर आपका सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। ये हमने कर लिया था। आज हम जो क्रॉप ले रहे हैं दोस्तों वो है ग्रेप्स। अंगूर वाली फसल है वो हम ले रहे हैं। तो ग्रेप्स के अंदर है बेयरनेस ऑफ वाइन, बेल में बांझपन। दोस्तों बेल के अंदर जो बांझपन है ना वो आने का कारण क्या है? बेल में जो बांझपन है उसका आने का कारण ये है कि प्रॉपर उसकी कटाई छंटाई ना करना, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन ना मिल पाना, प्रॉपर उसकी देखभाल ना करना। और बहुत सारे कारण रहते हैं इसके, लेकिन मेन कारण ये है। वैसे क्लाइमेटिक फैक्टर भी इस पर डिपेंड करते हैं, अनुवांशिक और जो वैरायटी है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। लेकिन मेन कारण है कि हम जो इसमें आपको पता है प्रूनिंग और ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ना इसमें जो लगा रखे हैं ये रो पे, उसका जो बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे बड़ी इसमें पंडाल भी बनाते हैं, प्रॉपर इस पे सेप भी लगाते हैं, मतलब प्रॉपर इसको जो शाखाएं हैं फैलाते भी हैं। अगर ये ना हो प्रॉपर तरीके से तो एक तरह से प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाता है, ठीक है ना। और कम हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेल का एक बांझपन कह देते हैं, बिल्कुल फ्रूट नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसके लक्षण देखते हैं दोस्तों क्या है। डेवलपमेंट ऑफ अनप्रोडक्टिव वुड्स, मतलब जो लकड़ियां होती है, जो भी शाखाएं होती है वो अनुत्पादक रह जाती है, यानी कि अनप्रोडक्टिव रह जाती है, उसमें कुछ लगता नहीं है, फल वगैरह कुछ नहीं आते हैं। एंड सेकंड है फेलियर टू बियर नॉर्मल क्रॉप्स। फेलियर टू बियर नॉर्मल, जो भी बाहर आती है, जो भी फूल वगैरह आते हैं, जो फ्रूट आता है वो बिल्कुल नहीं आ पाता है, ठीक है। और तीसरा है बेल उत्पादन की आयु में कमी, क्योंकि अगर प्रॉपर इसकी हम प्रूनिंग और ट्रेनिंग नहीं होगी तो क्या है, इसकी जैसे जैसे आयु बढ़ेगी उसमें उत्पादन में कमी आती जाएगी। ये अंगूर का भांजपन का एक कारण है, ठीक है। इसके कोज क्या है? इसमें कोज है दोस्तों फॉल्टी ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। हम ट्रेनिंग जो प्रूनिंग करते हैं ना वो दोषपूर्ण होती है। प्रॉपर मैंने फिर पहले बताया था, अगर प्रॉपर इसकी प्रूनिंग व ट्रेनिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। ये बहुत जरूरी है, हर साल करनी पड़ती है इसमें। अब है मैनेजमेंट, हम इसका प्रबंध कैसे। एक तो इसी का हम अच्छे से इसकी देखभाल करनी है। एक स्वस्थ शाखाएं है ना उनको ज्यादा विकसित करें, मतलब खराब हो गया तो उसको वापिस से बहाल करना है। तो सब स्वस्थ शाखाओं को विकसित करने के लिए पीछे से इसको क्या इनको बढ़ाते हैं और डेवलप करते हैं। फिर उसको हम अच्छे से उसको पूरा एक तरह से प्रॉपर इस पे वर्क करते हैं तो प्रोडक्शन आना धीरे धीरे फिर शुरू हो जाता है। तो बेल में बांझपन कम किया जा सकता है। मैं कहता हूँ एक कारण ये है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं बांझपन के लिए, अंगूर में प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे काम करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों वाटर बेरी। वाटर बेरी क्या होता है? जैसे बेरी इसको इसके फ्रूट को कहा जाता है दोस्तों, बेरी इसके फ्रूट को बोला जाता है वाटर बेरी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये फ्रूट होता है ना उसमें है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं पिलपिला हो जाता है, ठीक है, पानी से भर जाता है। और जब इसको हार्वेस्ट करते हैं, हम कटाई करते हैं ना, तो बिल्कुल सूख जाता है। आप पिक्चर देखो, सूख जाता है, एक तरह से सूख जाता है। तो ये इसको वाटर बेरी बोलते हैं। होने के बहुत सारे कारण हैं, हम ज्यादा नाइट्रोजन यूज कर लेते हैं, ज्यादा पानी लगाते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। हम इनके लक्षणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है, लक्षण क्या दिखाई देंगे अगर वाटर बेरी है अंगूर के अंदर, तो उसमें लक्षण क्या है? तो लेक ऑफ परमानेंस इन द बेरी, बेरी की कठोरता में कमी आ जाती है। सॉफ्ट टू फील व्हेन टच, जब छूते हैं तो बिल्कुल ही नरम महसूस होता है, मुलायम महसूस होता है। कलर क्या है इसका दोस्तों? डल हो जाता है, रंग बिल्कुल ही फीका हो जाता है। और वो वाटर बेरी कटाई के समय तक सिकुड़कर सूख जाती है। जब इसको काटते हैं तो सिकुड़कर बिल्कुल सूख जाती है। ये 3 करेक्टर है इसमें, 3 लक्षण है। हम इसको वाटर, सबसे पहले बेरी की कठोरता में कमी, बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा, मतलब आप छूंगे तो बिल्कुल पानी की तरह दिखाएगा, और छूने पर बिल्कुल नरम महसूस होता है। अब रंग इसका बिल्कुल ही इसमें कलर है लेकिन कलर इसका बिल्कुल डल हो जाता है, और ये सूख कर बिल्कुल ही सिकुड़ जाते हैं। तो ये वाटर बेरी की पहचान है। तो दोस्तों ये होता क्यों है, इसकी कॉज क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। इसकी कॉज है, इसमें देखो, अधिक फसल
ओवर क्रॉपिंग करना, अधिक फसल उगाना, अपर्याप्त पोषक तत्व इसमें देना, और आगे की है इसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को बार बार प्रयोग करना, फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड फ्रिक्वेंट वाटरिंग लीडिंग टू एक्सेसिव शूट फिगर एंड कंटिन्यूड शूट ग्रोथ। यानी कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का बार बार प्रयोग करते हैं अपन, एक कारण तो ये है, और बार बार पानी देते हैं ना, तो ये भी कारण है। अंकुरण शक्ति बढ़ जाती है, इसका विगर क्या बढ़ जाता है, और निरंतर अंकुरण होता रहता है, तो प्रॉपर उसमें जो बेरी होती है उसमें कठोरता नहीं है ज्यादा। आपको पता है नाइट्रोजन हम ज्यादा डालते हैं ना, आपको पता है कि नाइट्रोजन क्या करता है, हरित लवण का ज्यादा निर्माण करेगा, तो फसल एक तरह से कच्ची हो जाती है, और कच्ची हो जाती है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, तो डिजीज भी ज्यादा आती है, और वाटर बेरी की समस्या भी ज्यादा बढ़ जाती है। पानी की मात्रा हम ज्यादा बढ़ा देंगे तो भी क्या है, फलों में पानी ज्यादा जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे, तो इसी को हम वाटर बेरी बोलते हैं। अब ये तो इसके कारण हो गए, कोज हो गए। अब हम इसकी चर्चा करते हैं, अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे अगर ऐसी समस्या है तो हमारे अगर बाग के अंदर। बंच एंड बेरी थिनिंग, हम गुच्छों और बेर को इसका विरलीकरण करेंगे। बहुत सारे गुच्छे होंगे और उनको हम निकाल देंगे, ठीक है, थिनिंग करेंगे इसकी, क्लस्टर क्लिपिंग। बहुत ज्यादा गुच्छे होंगे, कुछ गुच्छों को अपने निकाल देंगे। सीमित पानी, लिमिटेड वाटरिंग एंड नाइट्रोजन एप्लीकेशन, नाइट्रोजन का सीमित प्रयोग करेंगे। और यूज ऑफ पोटास ऑयल केक्स, पोटास और खलियों का उपयोग अच्छे से करेंगे। और बोरिक एसिड का 0.2% के हिसाब से छिड़काव करेंगे। 4-5 काम कर लेंगे। अगर ये समस्या हमारे अंगूर में ज्यादा आ रही है तो एक तो है गुच्छा व बेर का विरलीकरण करेंगे। बहुत सारे गुच्छे हैं और कुछ बेरी है उनको हटा देते हैं। क्लस्टर क्लिपिंग क्या होता है दोस्तों, क्लस्टर क्लिपिंग वो होता है कि हम बहुत सारे गुच्छे हैं, कुछ गुच्छे निकाल देते हैं। संतुलित सीमित पानी लगाएंगे, ठीक ठाक पानी चाहिए लगाएंगे, नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में देंगे और पोटास की मात्रा भी देंगे साथ में, नाइट्रोजन, और खलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें। बोरिक एसिड का 0.2% का छिड़काव करेंगे तो ये समस्या कम कर सकते हैं। तो हमारा ये सेकंड नंबर हो चुका है। थर्ड नंबर हम देखते हैं इसमें कौन सा है, शॉर्ट बेरी। शॉर्ट बेरी मतलब छोटी बेरी कह सकते हो, इसको क्या है मिल रेंडेज बोलते हैं। इसके जो सिम्टम्स है दोस्तों, ये आप देख रहे हो शॉर्ट बेरी, और जो गुच्छा है लगा है इसमें छोटी छोटी बेरियां भी है और बड़ी बेरी यानी बड़े फ्रूट भी है, ठीक है। इसके लक्षण हैं डेवलपमेंट सम स्मॉलर बेरीज इन अदरवाइज नॉर्मल बंच। छोटी बेरी का विकास हो जाता है अन्यथा सामान्य गुच्छों के विकास में। सामान्य के गुच्छे हैं, सामान्य गुच्छे होते हैं ना जो क्लस्टर होते हैं, उनमें कुछ छोटी छोटी ये बेरियां हैं वो लग जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ तो फ्रूट उसमें बड़े आगे क्लस्टर में और कुछ बंच में छोटे रह जाते हैं। तो इसका कारण ये है दोस्तों, पुअर पॉलिनेशन ऑफ या फर्टिलाइजेशन। पुअर पॉलिनेशन, कम परागण होता है या कम निषेचन होता है। तो एक कारण ये है। कम कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो भी क्या है, शॉर्ट बेरी बनती है। शॉर्ट बेरी मतलब छोटी, आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, कभी खाते होगा लाके, तो उसमें कुछ पार्ट में तो बड़े अंगूर होते हैं और कुछ पार्ट में छोटी छोटी बेरियां बिल्कुल शॉर्ट बनती है, तो वो क्या है, शॉर्ट बेरी कहलाती है। इसका कारण है कि कम परागण होना। अगर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो छोटी बेरी बनेगी। एंड सेकंड है पुअर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी तो भी इसमें समस्या आती है। एंड थर्ड है इसमें बोरोन की कमी, बोरोन डिफिशियंसी अगर आ जाए तो भी इसमें दिक्कत आ जाती है, छोटी बेरी बनती है। थर्ड है Ga3। Ga3 क्या होता है, जिबलिक एसिड है, अगर इसका उचित प्रयोग ना किया जाए तो भी ये समस्या आती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेरी के आकार के बढ़ाने के लिए हमें कौन से हार्मोन का यूज करना चाहिए, तो उसमें दोस्तों ये है Ga3 का हमें प्रयोग करना चाहिए, प्रॉपर शेप आ जाए, ठीक है। एंड कुछ किस्में हैं, इट इज मेजर प्रॉब्लम इन वैरायटीज विच इज बियर कॉम्पैक्ट बंचेस। ऐसी वैरायटी हैं जिनमें कॉम्पैक्ट बंचेज आते हैं, उनमें समस्या ज्यादा आती है। इसमें 2 वैरायटी हैं दोस्तों, एक तो है ये ब्यूटी सीडलेस, ठीक है, एंड सेकंड है परलेट। 2 वैरायटियां हैं जिनमें क्या कॉम्पैक्ट गुच्छे आते हैं, बंचेज आते हैं, और उनमें समस्या ज्यादा आती है। सघन गुच्छे आते हैं ऐसा कह सकते हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। अब ये तो इसके कोज हो गए, ठीक है। अब इसका कंट्रोल, इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट दोस्तों करेंगे हम, मैं फिर बता रहा हूँ, ये Ga3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण जब प्री ब्लूम, जब फ्लोरिंग आने वाला है उससे पहले क्या है, हम Ga3 का प्रयोग करते हैं ताकि प्रॉपर इसका जो फ्रूट साइज है वो प्रॉपर हो, ठीक है। बोरोन और जिंक का प्रॉपर हम छिड़काव करेंगे, ठीक है, ताकि बेरीज का जो साइज है वो बढ़े। ऑक्सिन का उपयोग करते हैं ताकि बेरी का विरलीकरण किया जा सके। बहुत ज्यादा फ्लोर आ रखे हैं, बहुत ज्यादा बंचेज आ रखे हैं, तो हम क्या इसको थोड़ा सा हटाने के लिए हम ऑक्सिन हार्मोन का यूज करेंगे ताकि फूल कुछ झड़ जाए
तो ताकि जो फ्रूट साइज है वो बढ़ जाए। एंड फोर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेफोन। इथेफोन आपको इथाइलिन हार्मोन का ही पार्ट है ये। 25 ppm के घोल में बेरी के सेट को, गुच्छों को डुबाते हैं। बेरी के जो सेट है ना, वो इथेफोन के 25 ppm घोल में इसको डुबो देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, अगर बेरी छोटे रह रहे हैं तो हम 4 चीज कर सकते हैं। Ga3 का प्रयोग कर सकते हैं, बोरोन व जिंक का प्रयोग कर सकते हैं, और ऑक्सिन हार्मोन के लिए किस लिए प्रयोग करते हैं? फूलों की संख्या घटाने के लिए करते हैं। एंड फोर्थ है इथेफोन। इथेफोन इथाइलिन का ही रूप है जो फलों को पकाने के लिए काम में लेते हैं। इसका घोल बनाते हैं 25 ppm का, और उनको गुच्छों को उसमें डुबोते हैं ताकि बेरी का साइज प्रॉपर आए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आती भी है, हैंड एंड चिकन डिजीज डिसऑर्डर। देखो दोस्तों, रटना नहीं है चीजों को, थोड़ा समझना है, बहुत चीजें आसान है। हैंड मतलब एक तरह से जो रोग है वो मुर्गी और मुर्गी का जो तरह से बच्चा होता है वो चिकन के नाम से जाना जाता है। उसी हिसाब से कुछ सिम्टम्स कुछ इसी तरह हैं, इसके हम चर्चा करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे है। तो प्रेजेंस ऑफ मैनी स्मॉल बेरीज अराउंड ए बोल्ड बेरी इन क्लस्टर, मतलब एक बड़ी बेरी के पास छोटी बेरी लग जाती है। द बोल्ड बेरीज टेकन इज इंडिकेटिव ऑफ हैन एंड स्मॉल बेरीज चिकन एंड हैंस द नेम। एक बड़ी बेरी होती है ना, बड़ी बेरी मैं फिर कह रहा हूँ, फ्रूट को बोलते हैं। उसके बाद छोटी बेरी लग जाती है। बड़े फ्रूट है उसके बाद छोटा फ्रूट, एक तो बड़ा लग गया उसके बाद छोटा फ्रूट लग जाता है। ठीक है, और जो बड़ा फ्रूट है उसको तो हैन बोल दिया मुर्गी को। ठीक है, और जो छोटा फ्रूट लगा है उसको बोल देते हैं चिकन। ध्यान रखना, बस यही बात है। और जब बड़ा फ्रूट और छोटा फ्रूट लगे हो, इसी को हैंड एंड चिकन बोलते हैं। ये किस में होता है? ग्रेप्स में होता है, अंगूर में होता है। ठीक है ना। अब आपको उसकी पिक्चर में दिखा देता हूं कैसा दिखता है ये। आगे आएगी पिक्चर, कोई है पिक्चर, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बड़ा और छोटा जो होता है, इम्पेयर फर्टिलाइजेशन, खराब निषेचन अगर हो जाए तो एक कारण ये भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जो ग्रोथ प्रमोटर हम छिड़काव करते हैं ना, अगर हम ज्यादा एक्सेस मात्रा में कर लेते हैं इनका प्रयोग, तो भ्रूण का निर्माण हुए बिना, भ्रूण कुछ फॉर्मेशन नहीं होता भ्रूण का, ठीक है, और बेरी में वृद्धि होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ भी सकता है। एक तो इम्पेयर्ड फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड सेकंड है दोस्तों ग्रोथ प्रमोटर। जितने भी हार्मोन अपने छिड़काव करते हैं उनके प्रयोग से क्या भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और सीधी जो बेरीज होती है ना वो बढ़ जाती है, प्रॉपर साइज ले लेती है, एक तरह से कुछ घट जाती है। तो एक कारण इसमें ये है। एंड थर्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड बोरॉन। जिंक और बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाए ना तो इसमें हैंड एंड चिकन का डिजीज आ जाता है। देखो दोस्तों, इसमें होता क्या है, इन केस ऑफ अगर जिंक की डेफिशिएंसी है, अगर जिंक की कमी आ रही है ना, तो बेरी साइज रिड्यूस, बेरी का साइज क्या छोटा हो जाता है। ठीक है, अगर इन केस ऑफ बोरॉन की अगर डेफिशिएंसी आ रही है ना, तो बेरी का जो साइज है ना वो क्या है, स्पेरिकल यानी कि गोलाकार हो जाता है, ओब्लेट यानी कि चपटा हो जाता है। तो जिंक और बोरोन की कमी से, जिंक की कमी के मामलों में बेरी का आकार कम हो जाता है, जबकि बोरोन की कमी के मामले में ये बेरी गोलाकार हो जाती है और चपटी हो जाती है। मैंने फिर बताया था, देखो जिंक की कमी तो साइज छोटा हो जाएगा, और बोरोन की कमी है तो एक तरह से गोलाकार है लेकिन आगे पीछे से एक तरह से चपटी हो जाती है। तो ये हैंड एंड चिकन का ही एक कोज है दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, कोज, खराब निषेचन, ग्रोथ प्रमोटर का यूज करना और जिंक व बोरोन की कमी हो जाना, 3 मुख्य कारण है जिसमें हैंड एंड चिकन का दिक्कत आती है। अब इसका सॉरी मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों, उसमें अपने जिंक की स्प्रे का छिड़काव करेंगे 0.5% एंड बोरोन का जो छिड़काव करेंगे वो 0.3 करेंगे। ठीक है ना, कब करेंगे? प्रॉपर बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले हम इसका छिड़काव कर देंगे तो इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों बड व फ्लावर का ड्रॉप होना। अंगूर में बड व फ्लावर का ड्रॉप होना, कली व फूल का गिर जाना। देखो कली व फूल का गिरना एक तरह से सामान्य भी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फूल गिर रहे हैं तो एक समस्या आ जाती है। ठीक है ना, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे कॉलर या सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। इसके जो सिम्टम्स है ना, ऐसा क्या है, एक्सेसिव साइडिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड्स अबाउट 5 and 10 days बिफोर फुल ब्लूम। पूर्ण खिलने से पहले लगभग 8 से 10 दिन पहले फूलों की कलियां का अत्यधिक झड़ जाती है। ठीक है,
ढीले और बिखरे हुए गुच्छे दिखते हैं। वो फूल के जो बंचेज होते हैं वो बिल्कुल ढीले हुए गुच्छे एक तरह से बिखरे हुए दिखते हैं। तो ये कारण है इसमें। इसकी जो कोज है, कारण है, एक तो है मॉइस्चर स्ट्रेस, नमी का तनाव, यानी कि नमी अगर कम हो जाता है तो समस्या आ जाती है। पौधे में इम्बैलेंस सी एन रेशो, अगर सी एन रेशो प्रॉपर नहीं होता ना तो भी इसमें समस्या आ जाती है। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या है, हाई एबीए, ठीक है, एब्सिसिक एसिड और कम ऑक्सीजन की मात्रा हो जाना भी एक कारण रहता है। और ये समस्या किसमें ज्यादा आती है, ये है ब्यूटी सीडलेस, थॉमसन सीडलेस और अर्ली मस्कट, किसमिस बैली, कॉर्डिनल, गोल्ड, हिमरोड। ऐसी 4-5 किस्में हैं जिनमें क्या है, ये फूल झड़ने वाली समस्या ज्यादा आती है। ठीक है। और इसके जो कारण है दोस्तों, इसका सॉरी मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो प्रिवेंट मॉइस्चर स्ट्रेस को रोक देते हैं। स्प्रे हम छिड़काव करते हैं, एनए का छिड़काव करते हैं, पौधे के खिलने से पहले एन यानी कि का छिड़काव कर देंगे। और हम टाइमली जिंक व बोरोन का भी इसमें छिड़काव कर देते हैं। और उचित कैनोपी, कैनोपी वही है प्रॉपर शेप, पौधे की जो क्षेत्रफल है कैनोपी, उसको उचित हम प्रबंध करते हैं तो ठीक हो जाता है। इसमें पिंक बेरी क्या होता है, जो जो बंच होते हैं ना, जो फ्रूट होते हैं ना, उसमें क्या है, जो कलर है ना वो पिंक हो जाता है, लाल हो जाता है। अब बाजार में गए अगर हमें हरे जो अंगूर है वो पिंक दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो आपको देखने में ठीक अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या है, वो उसका जो मार्केट डाउन है वो बिल्कुल चला जाता है। तो एक समस्या है ये पिंक बेरी। ये बहुत सारे कारण हैं इसमें, होती क्यों है, पहले हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है पिंक बेरी के, कैसे पहचान करेंगे हम। द डेवलपमेंट ऑफ पिंक बेरी बंचेस ड्यूरिंग द राइपिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। हम हार्वेस्ट पहले पकने के दौरान गुच्छों में गुलाबी बेरी का विकास देखते हैं। एंड टर्निंग ऑफ पिंक कलर, डल रेड, रेडनिंग एंड द बंच अनअट्रैक्टिव, मतलब बिल्कुल ही दिखने में ठीक नहीं लगता है, गुलाबी रंग फीका लाल हो जाता है। ठीक है ना। देखो, एक तो बेरी का विकास हो जाता है, फिर फीका लाल हो जाता है। जब फीका लाल हो गया तो देखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, वो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगेंगे। तो इसके जो होने के दोस्तों जो कारण है, जो कोज है ना, वो हम चर्चा करते हैं। इसके कारण क्या है। कारण दोस्तों इसमें सबसे पहले है इसमें कारण है टेम्परेचर है। जो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है ना बहुत सारा, मतलब दिन रात का जो टेम्परेचर है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा आ जाए, रात का टेम्परेचर कम हो, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो ये समस्या आने की एक दिक्कत रहती है। सेकंड है मॉइस्चर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नमी का तनाव हो तो भी इसमें हो सकता है। और ये दो किस्में हैं इसमें, थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस वो वेराइटी है दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा वाइन बनाने में प्रयोग करते हैं। और टैसे गणेश, तासे गणेश, ठीक है। ये दो किस्में हैं जिनमें ये समस्या ज्यादा आती है। देखो मेन, देखो दोस्तों, टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर अगर ज्यादा घट बढ़ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो है, नमी प्रॉपर नहीं है, सॉरी, नमी अगर प्रॉपर नहीं है तो भी ये समस्या आती है। अब इसको अपन ठीक कैसे करेंगे, अगर हो गई है बीमारी, पिंक बेरी जो बीमारी है, तो हमें एक तो नमी का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है हमें, यानी कि जो हमारी इरिगेशन है वो प्रॉपर हमें रखनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन ऑफ एडवोकेट डोज ऑफ पोटास, पोटास की हमें पर्याप्त मात्रा में रखनी पड़ेगी। और ये है कि 10 ppm बेंजिल एडिनिन का है, हमें बंच पे उसमें दबोना चाहिए, क्लस्टर को डिपिंग करवानी चाहिए। बेंजिल एडिनिन का एक घोल बना देते हैं 10 ppm का, उसमें हम उस बंच को डबोएंगे ताकि ये समस्या ना आए। नमी को कंट्रोल करना है, पोटास की मात्रा अच्छी देनी है, और 10 ppm बेंजिल एडिनिन के घोल में क्लस्टर को, बंचेस को डुबोते हैं। ये 3 आप चीज करनी है ताकि पिंक बेरी ना हो। हमारी जो नेक्स्ट है दोस्तों, अब ये तो मैंने करवा ही दिया, ये है असमान रूप से फल का अनइवन रैपिंग, फलों का पकना। ये अंगूर में एक समस्या है, अगर फल असमान प्रॉपर रूप से एक समान नहीं पकेंगे, एक बंच है उसमें कुछ आगे पक गए कुछ बाद में पक रहे हैं, तो एक समस्या आती है। तो इसकी सिम्टम्स क्या है, इसमें सिम्टम्स है कि क्या होता है, हरे रंग के जो कच्चा बेरी होता है वो कुछ पके हुए गुच्छों में
लगे रहते हैं। मतलब पक गया गुच्छा, उसमें कुछ हारे रह गए, बिल्कुल छोटे छोटे रह गए थे ना, तो ये एक समस्या आ जाती है, असमान रूप से पकना। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगूर में समस्या पाई जाती है, ऐसा होता क्यों है? होने के कारण है दोस्तों, कोज है ना, आप जो पत्ती का वाला क्षेत्र है ना, वो अपर्याप्त क्षेत्र होता है बहुत। अगर प्लांट के अंदर पत्तियां नहीं होगी, अगर पत्तियां नहीं होगी तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा प्रॉपर। अब जब क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो फिर आप जहाँ प्रोडक्शन है वो फूल फ्लोरिंग कम आएगी, तो एक समस्या आती है। उसके बाद है भोजन भंडार की अनुपलब्धता। भोजन भंडार किसमें, पत्तियों में होता है। जब अच्छा निर्माण होगा, अगर वो भी कम होगा तो फिर इसमें ये समस्या आ जाती है। ठीक है, और ये समस्या कुछ वैरायटी में ज़्यादा देखी जाती है। एक तो इसमें बैंगलोर ब्लू है, और एक बैंगलोर पर्पल है, एक ब्यूटी सीडलेस है, एक गूला है। ये 3-4 किस्में हैं जिनमें ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। ठीक करने का है, हमें क्लस्टर थिनिंग करनी चाहिए। जो बंच लगे हैं उनको हटा देना चाहिए, चाहे हार्मोन से आप कृत्रिम रूप से हटा देना चाहिए उसको। स्टेम गार्डलिंग करना चाहिए, स्टेम की प्रॉपर उसकी काट छांट करनी चाहिए, प्रॉपर उसको शेप देनी चाहिए। और हमें इथेफोन का 250 ppm का छिड़काव करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी समस्या आ जाती है, असमानता आ रही है फ्रूट पकने में, अगर असमानता आएगी, बाजार में अगर लेकर जाएगा तो प्रॉपर उसके भाव नहीं मिल पाएंगे। गुच्छा आप तभी खरीदते हो जब उसमें अंगूर एक समान दिखाई देंगे, तो आप उसको सेल आप खरीदते हो। तो हमें क्लस्टर थिनिंग करनी चाहिए, स्टेम गर्डलिंग करनी चाहिए, और इथेफोन का हमें छिड़काव करना चाहिए। ये हमने अंगूर की आज फिजिकल डिसऑर्डर में हमने इसका अध्ययन किया है पूरा डिटेल से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी क्लास ऐसे ही जारी रहेगी हॉर्टिकल्चर की, और पूरा कोर्स हम इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते रहेंगे। धन्यवाद।